हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं आरसीसी का जो हम कॉलम चैप्टर पढ़ रहे थे उसके नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, जिसमें हम डिजाइन स्टेप के बारे में पढ़ेंगे कि किस कौन कौन से स्टेप को फॉलो करके हम किसी भी कॉलम को डिजाइन करते हैं। तो देखते हैं पहला स्टेप क्या है। चैप्टर क्या है? कॉलम, और हेडिंग है हमारा डिजाइन स्टेप्स फॉर कॉलम। डिजाइन स्टेप फॉर कॉलम ये हमारी आज की टॉपिक है जो हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हम आपको बीम जब पढ़ा रहे थे, बीम का डिज़ाइन पढ़ाए और स्लैब पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे भी हमने आपको वन वे स्लैब, टू वे स्लैब हो, चाहे सिंगली रेनफोर्स बीम जो हो, चाहे डबली रेनफोर्स बीम हो, वहाँ पे भी हमने आपको बताया। सबसे पहले क्या करते हैं, हम फैक्टर्ड लोड फाइंड आउट करते हैं। कुछ चीज़ें दी रहेंगी क्वेश्चन में, आपके पास कुछ डाटा रहेंगी, उस डाटा के अनुसार क्या करते हैं, पहले हम फैक्टर्ड लोड फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में फाइंड फैक्टर्ड लोड। फैक्टर्ड लोड के लिए फार्मूला क्या है, PU से डिनोट करते हैं फैक्टर्ड लोड को। इसके लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY, और ये होता है हमारे पास ASC। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये कुछ चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होंगी क्या है, जैसे कि FCK आपको समझ में आ रही होंगी। ये चीज़ कब फाइंड आउट होगा, हमारे पास इसमें सारा डाटा दिया रहेगा। हमारे पास क्या दिया रहेगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट दी रहेगी, ग्रेड ऑफ, और जो स्टील यूज़ किया जा रहा है वो दिया रहेगा। उसके बेसिस पे क्या करेंगे, हम ये फाइंड आउट करते हैं फैक्टर लोड को। अब FCK क्या है, FCK हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और फिर AC क्या आता है, AC जो हमारा आता है ये कंक्रीट का क्षेत्रफल, मतलब कि एरिया ऑफ कंक्रीट। फिर हमारा आता है FY, वही मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। फिर उसके बाद ASC है। ASC जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंक्रीट का था, तो ये एरिया ऑफ कंक्रीट हो गया। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टील हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स हम लगा रहे हैं। हमने आपको नेक्स्ट लेक्चर में, इसके पहले के लेक्चर में बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल हमारे दो तरह के बार्स इसमें यूज होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल बार, दूसरा ट्रांसवर्स बार। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल बार एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार्स। ठीक है, तो ये चार डाटा हमारे पास अवेलेबल होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फैक्टर लोड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप हुआ। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वो हम आगे बताते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप, इसको हम मिटा देते हैं, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम ये स्टेप लिखते हैं। ये चीज़ें आपको तो पता होनी चाहिए, आप चाहे तो राइट डाउन कर लें, अपनी कॉपी में लिख लें। ठीक है, तो पहले क्या किया हमने, पहले फैक्टर लोड हमने फाइंड आउट कर लिया PU। इसमें क्या आपको स्टील का ग्रेड और कंक्रीट का ग्रेड दिया रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लोड फाइंड आउट हो गया। अब क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील, कितना परसेंट स्टील उसमें डालना है। जैसे कॉलम बना रहे तो उसमें स्टील तो हम डालेंगे, RCC कॉलम बना रहे तो स्टील हमारा डालना जरूरी है। तो अब लोड हमने फाइंड आउट कर लिया, अब स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जितनी भी हमको ज़रूरत होगी स्टील की उतना परसेंटेज ऑफ स्टील हम फाइंड आउट करते हैं। सामान्यतः ये जो होता है स्टील ये टोटल जो स्टील का एरिया होता है, ठीक है, टोटल जो स्टील का एरिया होता है
वो उसका 0.8 से 4%, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टील, ये टोटल का क्या होता है, टोटल एरिया को अगर हम एजी ए ग्रॉस से डिनोट करते हैं, किससे, अगर टोटल एरिया को ए ग्रॉस से डिनोट करते हैं, टोटल एरिया का क्या करते हैं हम 0.4 से, सॉरी ये 0.8% से 4% तक लेते हैं हम, क्या, परसेंटेज ऑफ स्टील। इतना स्टील हमको मिनिमम प्रोवाइड करना होता है, मिनिमम 0.8% और मैक्सिमम 4%, इतना स्टील हमको प्रोवाइड करना जरूरी होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ए ग्रॉस बराबर क्या हो जाएगा, एरिया, ए ग्रॉस बराबर मतलब टोटल एरिया, और फिर टोटल एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ स्टील और एरिया, सॉरी एरिया ऑफ स्टील और एरिया ऑफ कंक्रीट, मतलब ए सी प्लस ए एस सी, ये क्या होता है हमारे पास, टोटल एरिया हमारे पास होता है, ठीक है। और हमको अगर यहीं पे पी यू का मान देखें, ठीक है, ये हमारे पास ए सी मान लो, कंक्रीट का एरिया फाइंड आउट नहीं है, तो क्या करेंगे हम, फोर्थ स्टेप ही, इसका फर्स्ट बना लेते हैं, थर्ड का फर्स्ट, फिर सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पी यू। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए सी बराबर ए जी माइनस ए एस सी, तो पी यू बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 0.4 एफ सी के ए जी माइनस ए एस सी, और फिर प्लस 0.67 एफ वाई ए एस सी, ठीक है। अब टोटल हमको पता है और किसका, स्टील का हमको पता है, तो यहाँ से क्या करते हैं हम फैक्टर लोड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ हमारे पास कि थर्ड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप में क्या किया हमने कि जो टोटल एरिया है उसके अनुसार हमने ये फैक्टर लोड को फिर से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ से क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये चीज़ फाइंड आउट होगी तो हम टोटल फाइंड आउट कर लेंगे, और टोटल अगर टोटल तुम्हारे पास वैसे होता नहीं, पता पहले से नहीं होता, लेकिन हमको फाइंड आउट करना होता है, इन दोनों के बेसिस पे हम टोटल ग्रॉस एरिया जो होता है वो फाइंड आउट करते हैं। अब फिर क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में जो डायामीटर होता है किसका, या फिर जैसे हमारा ये क्या हुआ, कोई कॉलम है, अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो इसका एक फलक फाइंड आउट करते हैं, फिर मानते हैं, या फिर जो भी बोलना आप मान लेते हैं, ठीक है। वो और क्या डाया निर्धारित करते हैं, ठीक है। अगर रेक्टेंगुलर जब हमारा कॉलम होता है तो वहाँ पे एक फलक को हम मान के, ठीक है, फलक मतलब एक साइड को मान लेते हैं कि ये इतना होना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट जो अदर साइड्स होते हैं उनको हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये थर्ड स्टेप में हमारा, फोर्थ स्टेप में आता है, मतलब कि फाइंड आउट द साइड्स ऑफ कॉलम, और यहीं पे ब्रैकेट में हम लिख देते हैं फॉर रेक्टेंगुलर कॉलम लेट वन साइड एंड फाइंड अदर साइड्स, ठीक है। ये होता है, ये हमारा क्या हुआ फोर्थ स्टेप हुआ। फिफ्थ स्टेप में क्या करते हैं, जो हमारे पास एरिया ऑफ स्टील है, ठीक है, जो हमारे पास एरिया ऑफ स्टील है उसके लिए क्या करते हैं हम, एरिया ऑफ स्टील हमको पता है तो उसके बिहाफ पे हम नंबर्स ऑफ बार्स की गणना करते हैं। क्या, पांचवा स्टेप, अकॉर्डिंग टू ASC
फाइंड द नंबर ऑफ बार्स यूजेज इन कॉलम। ठीक है, ये करते हैं। ये हिंदी वाले ध्यान देंगे, हम एक एक चीज़ें बोल रहे हैं, ठीक है, लिख इंग्लिश में लेकिन बोल हिंदी में रहे। लोग हमारे पास मैसेज करते हैं सर आप हिंदी में पढ़ाइए, इंग्लिश में पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता। तो देखिए, फाइंड फैक्टर लोड। फैक्टर लोड मतलब क्या होता है? अविकल्प भार। अविकल्प भार की गणना करते हैं फिर इस फार्मूले से। फिर नेक्स्ट क्या है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टील। जो इस्पात का प्रतिशत होता है उसको फाइंड आउट करते हैं, उसको ज्ञात करना। फिर ये तो आपको कुछ पता नहीं। फाइंड आउट द साइड्स ऑफ कॉलम, मतलब कि स्तंभ के फलकों की गणना करना। स्तंभ के फलकों की गणना करना नेक्स्ट स्टेप आता है, स्तंभ के फलकों की गणना करना। ठीक है, और फिर यह फिफ्थ स्टेप क्या है? ASC अकॉर्डिंग टू ASC के अनुसार, मतलब कि एरिया ऑफ स्टील के अनुसार नंबर ऑफ बार की गणना करना, मतलब कि जो उसमें लगने वाले हैं जो इस्पात लगने वाले हैं उनकी संख्या की गणना करना। ठीक, ये हुआ फिफ्थ स्टेप। और इसी तरह नेक्स्ट स्टेप क्या आता था, जो छठवां स्टेप आता है, वो क्या करते हैं? लेटरल टाइज की गणना। हमने आपको पहले नहीं बताया लेटरल टाइज क्या होते हैं, ये आपको हम बता देते हैं। जैसे क्या होता है, जब आपका कोई कॉलम बनता है तो उसमें क्या होते हैं? जो रिंग्स लगे होते हैं। ठीक है, जैसे जब हम आपको बता रहे थे, जब शियर स्ट्रेंथ वाला चैप्टर आपको बताया था, शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला चैप्टर बता रहे थे, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि टाई क्या होता है और जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, रिंग क्या होता है। ठीक है, ये सब हमने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे एक बार हम फिर से रिकॉल करा देते हैं आपको कि जो हमने टाई बोल रहे हैं, टाई मतलब क्या होता है? जैसे ये कॉलम है हमारे पास, ये क्या है? ये हमारे पास कॉलम, ऐसे 4 बार्स रहेंगे। अगर हमारा क्या स्क्वायर शेप का कॉलम है, 4 बार रहेंगे, तो इनको बांधने के लिए आपस में जो यूज किया जाता है उसी को हम रिंग बोल देते हैं, या फिर उसी को हम टाई बोल देते हैं, लेटरल टाई बोल देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? लेटरल टाई की गणना करना। लेटरल टाई की गणना करना हिंदी में बोलते हैं पार्श्व टाई की गणना करना। फाइंड द लेटरल टाई, लेटरल टाइज। फाइंड द लेटरल टाइज। हमने क्या किया? लेटरल टाइज की गणना भी कर ली यहाँ पे। अब हमारे पास क्या बचता है? अब हम चेक करेंगे कि जो हम कॉलम बना रहे हैं वो कैसा हमारा शॉर्ट कॉलम है या फिर लॉन्ग कॉलम है, इसकी गणना अब हम यहाँ पे करेंगे। जैसे वहाँ पे 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब की चेक करते थे, पहले ही चेक कर लेते थे कि हमारा 1 वे स्लैब है या फिर 2 वे स्लैब है। और फिर जब हम बीम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे सिंगली और डबली का चेक कर लेते कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है या फिर डबली रेनफोर्स्ड बीम है। वैसे यहाँ पे भी अब हम चेक करेंगे शॉर्ट कॉलम है या फिर लॉन्ग कॉलम है। ठीक है, शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम के लिए हमने आपको एक छोटा सा बताया था फार्मूला, ये समझ लीजिए कि जब सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, ये अगर ये हो गया हो तो हम इसको मिटा के फिर आगे बढ़ते हैं। आप एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, 7वां स्टेप। आई होप कि हो गया होगा स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा? स्टेप नंबर 7 में क्या करेंगे? ये हमने लेटरल टाइज की गणना कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि हमारा शॉर्ट कॉलम है या फिर लॉन्ग कॉलम है, मतलब कि स्तंभ की लंबाई की जांच करें। चेक द लेंथ ऑफ कॉलम। ये हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप नोट्स लेंगे, डाउनलोड करेंगे तो आपको हिंदी में ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, आपको नोट्स हिंदी में ही मिलेगा, क्योंकि मेजर जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम के ही है, यूपी बोर्ड्स के ही से आए हैं।
तो इसलिए जो आपका नोट्स प्रिपेयर कर रहा है वो मिक्सअप लैंग्वेज में प्रिपेयर कर रहा है, मतलब कि हिंदी कहीं कहीं हिंदी यूज़ की जा रही है, कहीं कहीं इंग्लिश यूज़ की जा रही है, जिसकी जैसी ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ पे जो आवश्यकता पड़ रही है लैंग्वेज की, उसी लैंग्वेज में आपका नोट्स प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको हिंदी में मिलेंगी। ठीक, तो क्या है, चेक द लेंथ ऑफ कॉलम, मतलब कि उसकी लंबाई की जांच करेंगे कि वो शॉर्ट कॉलम है फिर लॉन्ग कॉलम है। शॉर्ट कॉलम के लिए हमने आपको क्या बताया था, एल इफेक्टिव अपॉन में बी का रेशियो अगर 12 से छोटा है तो क्या होगा, ये शॉर्ट कॉलम हो जाएगा, शॉर्ट कॉलम। और अगर यही एल इफेक्टिव अपॉन में बी का रेशियो 12 या 12 से बड़ा है तो ये लॉन्ग कॉलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉन्ग कॉलम हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ 7वां स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसी में 7वें स्टेप में क्या करेंगे, कॉलम की चेकिंग कर लिए और उसमें मिनिमम इसेंट्रिसिटी चेक कर लेते हैं। मिनिमम इसेंट्रिसिटी चेक करना हमने आपको बताया नहीं यहाँ पे, लेकिन बता देते हैं कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी कैसे चेक करते हैं। अगर हमारा क्या एक्सियली लोडेड कॉलम है, ठीक है, क्या एक्सियली लोडेड कॉलम है, उसके लिए क्या इसेंट्रिसिटी, जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी होती है वो होती है हमारी ई मिनिमम बराबर एल अपॉन 500 प्लस डी अपॉन में ई मिनिमम, मतलब क्या इसेंट्रिसिटी, मिनिमम इसेंट्रिसिटी ये हमारी हो गई। ठीक है, ये एल अपॉन 500 डिवाइडेड बाई एल अपॉन 500 प्लस डी बाई ये 30, ये हमारा क्या होता है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी चेक करते हैं। ये जो हमारा 20 के बराबर या फिर 20 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, मिनिमम इसेंट्रिसिटी। ये किसके लिए है, फॉर एक्सियली लोडेड कॉलम। ठीक है, एल क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल लेंथ है, डी क्या है, डायमीटर या फिर बोल सकते हैं लेटरल लीस्ट लेटरल डायमेंशन, डी हमारा होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, मिनिमम इसेंट्रिसिटी हमने चेक कर लिया। अब क्या करेंगे, जब मिनिमम इसेंट्रिसिटी चेक कर लिया तो सारी चीज़ें अब हमको पता हो गई, क्या क्या कैसे कहाँ पे इसेंट्रिसिटी आनी, कितना लोड आना है, कितना एरिया बार्स उसमें लगाने, कितने कंक्रीट का एरिया है, कितना स्टील का एरिया है, नंबर्स ऑफ स्टील हमको पता चल गया, और फिर नंबर ऑफ टाई पता चल गया, टाई कितना लगाना है, सारी चीज़ें हमको पता चल गई। ठीक है, तो सारी चीज़ें जब हमको पता चल गई तो अब हम क्या करते हैं, आसानी से अपने कॉलम को डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। सारा डाटा हमारे पास है, अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हुआ क्या, डिजाइन स्टेप ऑफ कॉलम। ये इन स्टेप को फॉलो करके अगर हम एक एक स्टेप फॉलो करते हैं, जैसे आप एक एक स्टेप चढ़ के क्या करते हैं, छत पे चढ़ते हैं, छत तक जाने के लिए क्या करते हैं, हम एक एक स्टेप चढ़ते हैं तब छत पे जाते हैं। उसी तरह एक एक स्टेप फॉलो करके तभी हम कॉलम का डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि पहला स्टेप फिर चौथा स्टेप फिर दूसरा स्टेप ऐसे करेंगे तो आपको बहुत, आप पहुंचने को तो पहुंच जाएंगे लेकिन बहुत कठिनाई होगी, बहुत रेयर केस में आप पहुंचेंगे, हो सकता है पहुंचे भी ना, क्योंकि कुछ डाटा आपके सेकंड पहले फर्स्ट के बाद सेकंड में ही मिलेंगे, फोर्थ में वो नहीं मिलेंगे, तो फोर्थ हमको फाइंड आउट नहीं होगा। इसलिए आप इन एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए और डिज़ाइन कीजिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप को फॉलो करते हैं, फिर हम किसी भी कॉलम का डिज़ाइन करते हैं। एक्सियली लोडेड, ये एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम के लिए बताया गया है, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। आपके सिलेबस में लॉन्ग कॉलम का डिज़ाइन नहीं दिया गया है और इसेंट्रिक लोडेड का भी नहीं दिया गया है। ये केवल एक्सियली लोडेड और शॉर्ट कॉलम के बारे में दिया गया है कि इसी का डिज़ाइन हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, एक न्यूमेरिकल देखेंगे कि किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं कॉलम को। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि जो हम डिज़ाइन स्टेप ये पढ़ाए हैं इसको कैसे हम फॉलो कर सकते हैं। कई लोगों के कमेंट्स आए, सर हमारा क्या कि न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो वीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए।
न्यूमेरिकल से डर के अगर भागेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे जो आपके सेमेस्टर्स हैं उसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा हैं। तो न्यूमेरिकल आप लगाने की कोशिश कीजिए, उससे भागिए मत। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आपके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी हो सकेगा हम आपको सहायता प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।